नमस्कार, कार्यक्रम आँखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे अनियमित जीवन शैली के कारण सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही मधुमेह बीमारी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। आजकल के इस भागदौड़ भरे युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वह है मधुमेह। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को पकड़ ले तो उसे फिर जीवन भर नहीं छोड़ती। तो आइए आपको लिए चलते हैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक चौधरी के पास और उनसे जानते हैं मधुमेह बीमारी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आँखें। कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे मधुमेह के विषय में और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक चौधरी जो कंसल्टेंट हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनसे मधुमेह यानी डायबिटीज़ के विषय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। जनरली हम इसे मधुमेह या चीनी की बीमारी आमतौर पर लोग लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं तो कहते हैं, क्या है बेसिकली मधुमेह? मधुमेह और मोस्ट कॉमनली हम लोग जानते हैं डायबिटीज जी। चीनी की बीमारी इन द सेंस कि हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। मतलब जब भी लोग टेस्ट कराते हैं तो शुगर लेवल्स जो नॉर्मल होती हैं उससे ज्यादा पाई जाती हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में इसे यही कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज। इसमें ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई एंड मोस्टली इट इज सीन देयर आर टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होता है जो जेनेटिक होता है बिल्कुल, और जो मतलब काफी यंग पॉपुलेशन में पाया जाता है। पीपल आर अंडरवेट, है ना, उनकी बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होती है वो कम होती है जी। और उसमें कम्प्लीटली इंसुलिन की मात्रा कम होती है, बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है जी। एंड सेकेंड वन इज टाइप 2 जो थोड़ा सा लेट पाया जाता है। अर्लियर इट वाज फाउंड, मतलब पाया था 30 से 40 साल के बाद, मगर अब पाया जा रहा है कि वो 20 साल के बाद भी उनसे कम लोगों में ही पाया जा रहा है जी। तो उसमें होता है रिलेटिव, मतलब इंसुलिन बॉडी में होती है मगर शरीर यूटिलाइज नहीं कर पाता, उसको यूज नहीं कर पाता जी जी। सर, क्या कारण है डायबिटीज होने का? क्यों ये अर्ली स्टेज में भी हो जाता है? एक तो आपने कहा जैसे कि अनुवांशिक भी हो सकता है, कि हेरिडिटरी इशू भी हो सकता है। उसके अलावा जो टाइप 2 की भी जो बात हो रही है, तो क्या कारण है? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस इसके कारण हैं, खान पान कारण है, या क्या कुछ कोई विशेष कारण है अनुवांशिक के अलावा? जी, टाइप 1 तो हो गया बिल्कुल जेनेटिक, जैसे कि हेरिडिटरी है, परिवार में पाया जाता है एक के बाद एक। टाइप 2 में एक पार्ट है कि भाई अगर फैमिली में जैसे कि मदर के साइड से या तो फिर मदर को डायबिटीज है या फादर को डायबिटीज है, या फिर मदर या फादर के साइड में फैमिली लाइन में ग्रैंडफादर या किसी को डायबिटीज है, नंबर 1। नंबर 2 कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि नंबर 1 इज आवर लाइफस्टाइल। तो कैसा लाइफस्टाइल? तो भाई सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी हुआ मतलब जो लोग जैसे कि डॉक्टर्स हुए या फिर कोई भी हुए एग्जीक्यूटिव, कि भाई हम दिन भर अपने चेयर पे बैठ के पेपर वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है, मगर हम खाना वाना। फिर तो इसके साथ एक और हो गया, लाइफस्टाइल के साथ हो गया कि भाई डाइट। तो भाई हम खाना समय पे नहीं खा रहे हैं, सुबह ऑफिस दौड़ने चले गए, नाश्ते में लेट हो गया, लंच में और लेट हो गया, रात के खाने में और लेट हो गया। फिर जब मिला जो खा लिए, जो मन किया, कोई घर का खाना नहीं खाया, जो जंक फूड खा लिया। आजकल फास्ट फूड है, KFC है, बर्गर्स है, पिज्जा है, वो खा लिया, उसमें केमिकल्स होती हैं। तो ये सब बहुत सारी फैक्टर्स आ जाती हैं डायबिटीज की जी। सर, लक्षण किस तरीके के उभरते हैं इसमें? अगर डायबिटीज किसी मरीज को है, अगर किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो उसके लक्षण भी उभरते होंगे, जैसे हर बीमारी अपनी लक्षण छोड़ती है। तो क्या कुछ लक्षण हैं जो इसके उभरते हैं जिसकी हम पहचान कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस से ही? यस, मोस्ट कॉमनली जो हमने किताबी मेडिकल टर्म्स में हमने देखा है, दैट इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा पेशाब होना, पॉलीडिप्सिया मतलब ज्यादा प्यास लगना, अच्छा, एंड पॉलीफेजिया मतलब ज्यादा भूख लगना। ठीक है, ये क्लासिकल 3 सिम्टम्स हैं। इसके आगे होता है वेट गेन, कोई भी आदमी अगर वेट गेन कर रहा है ज्यादा, ठीक है। मगर इन सबों के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें डायबिटीज का कोई सिम्टम नहीं होता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चीज है जो मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आजकल व्हाट वी आर सीइंग कि
पेशेंट्स में डायबिटीज के कोई भी सिम्टम्स नहीं है, वो आते हैं कोई और कारण से अपने रैंडम प्रॉब्लम्स लेके, उनका हम टेस्ट कराते हैं और पाया जाता है कि दे आर डायबिटिक। जी जी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं जिससे पता चल सके कि व्यक्ति को मधुमेह है या नहीं, या किस उम्र से टेस्ट कराना चाहिए, या रेगुलर डॉक्टर के कंसल्ट में आना चाहिए, खास करके तब जब आपके साथ अगर कोई हेरिडिटरी इशू अटैच्ड है तब? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक तो हुआ कि भाई अगर आपके फैमिली में मदर फादर या उनके साइड से किसी को डायबिटीज है, देन आई थिंक वंस एक बच्चा वंस दे एंटर कॉलेज, ठीक है ना, हॉस्टल लाइफ शुरू हो रहा है, सब कुछ घर का खाना वाना छूट जा रहा है, देन आई थिंक दे शुड बी रेगुलरली चेकड अप, ठीक है ना, एटलीस्ट वंस इन 5 years और वंस इन 2 years, जैसा मतलब जब भी वो अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं किसी और कारण से, तो एक बार ब्लड शुगर लेवल जरूर जांच करवा लें। अच्छा, अब शुगर लेवल्स में क्या, तो पहला है रैंडम ब्लड शुगर, मतलब कभी भी अभी अगर आप मेरा ब्लड टेस्ट करते हैं तो दिस विल बी रैंडम। सो इसमें इट शुड बी 200 is the limit. It should be less than 200. जी, जी, so if it is 200, then it gives a suspicion, मतलब ऐसा शक हो सकता है कि हाँ डायबिटीज हो सकती है। जी जी। उसके बाद आता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग मतलब सुबह सुबह जब आप उठे खाने के बाद, खाली पेट जैसे रात को खाने के बाद सुबह जैसे ही आप उठ रहे हैं उस समय जब शुगर टेस्ट की जाती है तो दैट शुड बी बिलो 200 अगेन, ठीक है, नंबर 2। एंड नंबर 3 देयर इज समथिंग, एक चीज है जिसको बोलते हैं HbA1c, और इंग्लिश के टर्म्स में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये होता है कि हमारे खून में जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हीमोग्लोबिन है, वो जब हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। और ये इतनी बेहतरीन चीज है जिसकी डिस्कवरी के बाद इसने पूरे डायबिटीज को बदल दिया है। ये हमें 3 महीने का कंट्रोल दिखाता है, कंट्रोल विद इन द नेक्स्ट 90 days। पहले क्या हो रहा था कि लोग आते थे डॉक्टर के पास और आने के 1 वीक पहले या 5 दिन पहले अपना डाइट कंट्रोल किया और शुगर वैल्यूज नॉर्मल दिखा दिया, मगर ये HbA1c पिछले 3 महीने 90 days कंट्रोल दिखाता है। सो दिस HbA1c शुड बी लेस देन, ये 6.5 से कम होना चाहिए। अच्छा जी। सर अक्सर एक समस्या जो अब आम दिखती है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज का आना, अभी तक कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और डायबिटीज़ का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने गर्भ धारण किया और डायबिटीज़ का हो जाना, क्या कारण है इसका? यस, बहुत अच्छा सवाल है व्यूअर्स के लिए। एंड ये मैं सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसकी वही सेम शरीर पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अब उसके उसी बॉडी को एक तो महिला उस इंडिविजुअल को संभालना पड़ता है, साथ में सपोर्ट देना पड़ता है उस बच्चे को जो बड़ा हो रहा है। तो जब एक महिला गर्भवती होती है, आप अगर जानते होंगे प्लासेंटा उसे कहते हैं ना, जो मदर का कनेक्शन होता है जो जाके बच्चे की नाभि में घुसता है, तो उससे काफी हार्मोन सिक्रेट होते हैं जब महिला गर्भवती होती है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ कराते हैं बच्चे का, और जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, इनका एक्शन बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट होता है। जैसे इंसुलिन का काम है शुगर को कम करना, ग्रोथ हार्मोन्स इंसुलिन शुगर को बढ़ाते हैं। तो यही होता है। तो इसमें स्ट्रेस इम्बैलेंस हो जाता है। अगर एक महिला जो पहले से हो सकता है ओवरवेट हो, या जिसका लाइफस्टाइल गड़बड़ हो, या फिर वो प्रेगनेंसी थोड़ी लेट हुई हो, या 30-35 के बाद, तो वो लोग थोड़ा से हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उनकी बॉडी इस समय जब स्ट्रेस को संभालना होता है, इनकेस अगर उनकी बॉडी नहीं संभाल पाए, तब उनकी शुगर लेवल्स ऊपर चले जाते हैं और डायबिटीज, जो जिसको हम बोलते हैं गर्भवती में डायबिटीज। जी। दवाई तो है ही सर जिससे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम आम तौर पर भी अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। सब लोग बोलते हैं शुगर कंट्रोल करो, मगर कैसे करो? तो नंबर 1 तो हुआ मेडिकेशन, दवाइयाँ बिल्कुल लेना है। दूसरा हुआ डाइट को ठीक करना है, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट को कंट्रोल। अब डाइट को कैसे कंट्रोल करें? तो भाई नॉर्मल रूल है कि भाई डायबिटीज पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट कम करना है, फैट्स कम करना है और फाइबर बढ़ाना है। फाइबर कैसे बढ़ाए? तो भाई सब्जियां ज्यादा खानी है, ठीक है। और रफली मैं बोलता हूँ, अगर 50 किलो किसी का वेट है तो ही रिक्वायर्स ओनली 1500 किलो कैलोरी 24 घंटे में। तो 1500 किलो कैलोरी ही एनर्जी होना चाहिए। अब वही लोग बोलेंगे सर मैं कैसे पता करूं कि 1500 किलो कैलोरी खाना है? तो आजकल एप्स आ गए हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में एप्स हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए माई हेल्थ ऐप, उसमें आप दिन भर में क्या खा रहे हैं बिल्कुल जुडिशियसली आप डालिए, वो एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करके बताता है कि आप कितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया डाइट। थर्ड हो गया एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करना है। अब जैसे
हमारा लाइफस्टाइल ही है। अब भाई एक डॉक्टर ही है, भाई जाता है बैठ के उसे पेशेंट ही देखना है, उसे वार्ड में पेशेंट ही देखना है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, आजकल हमारे कॉल सेंटर चलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा काम ही है कि हमें बैठे रहना है, या आईटी सेक्टर पूरा उसी आईटी सेक्टर, तो हम कैसे काम करें सर? तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि आप देख रहे हैं आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने गाड़ी और मोटरसाइकिल को छोड़ के अपने काम पर साइकिल से जाते हैं, या फिर पैदल जाते हैं, या जॉगिंग करके जाते हैं। वैसा करिए। उसके बाद लोग बोलते हैं कि भाई हमारे ऑफिस है, तो आपको ऑफिस अगर 12वें माले पे है तो आप लिफ्ट का प्रयोग मत करिए, सीढ़ियों का प्रयोग करिए। अब लोग बोलते हैं कि भाई मैं 12 माला सीढ़ी से कैसे चढ़ूं? ठीक है भाई, आप 4 फ्लोर 6 फ्लोर तो सीढ़ी से चढ़िए, फिर आप लिफ्ट को बुलाइए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर हम ये जानना चाहते हैं कि खान पान कैसा होना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट का, कितने कितने अंतराल पर उन्हें खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए? सबसे पहले खान पान, जैसा मैंने बोला कि रफली अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपके दिन भर की कैलोरी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी रिक्वायरमेंट है 1500 किलो कैलोरी। और अच्छे से जानने के लिए मैंने जैसे बोला कि हमारे एंड्रॉइड फोन्स में एप्स है, उसको डाउनलोड करें, उसको यूज करें। और उसके बाद एज ए जनरल रूल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स कम, ठीक है, एंड फाइबर्स ज्यादा। अच्छा, और समय पे खाना है, हमेशा समय पे खाना है। ब्रेकफास्ट का टाइम जो डेली का है वो फिक्स हो, लंच का टाइम जो है वो फिक्स हो, डिनर का टाइम वो फिक्स हो, बीच में आप स्नैक्स लेते हैं वो भी फिक्स हो। अच्छा, कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके ऑफिस में मैं बोल रहा हूँ मीटिंग का टाइम फिक्स है रोज 1 बजे, तो आप अपना लंच का टाइम फिक्स क्यों नहीं कर सकते? जी, बस छोटी सी, बस हाफ एन आवर चाहिए, 15 मिनट चाहिए लंच करने के लिए। बस लोगों को समझना है कि ये ऐसी बीमारी है जिसको नहीं कंट्रोल किया जाए तो ये बाद में बहुत घातक हो सकती है। जी, और कई सारी समस्याओं को न्योता दे सकती है। एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि डायबिटिक पेशेंट को फॉलोअप में कितना रहना चाहिए? क्या उनके लिए फॉलोअप ज़रूरी है? ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है? कितने समय के अंतराल पर उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर आना चाहिए, भले वो दवाई खा रहे हैं और नॉर्मल ही क्यों ना हो? बिल्कुल, डायबिटीज पेशेंट के लिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा बाकी बीमारियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब इनिशियली अगर आप को पकड़ा जाता है कि आपको डायबिटीज है या मधुमेह है, तब तो इनिशियली जब आपको दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तब थोड़ा सा फीलिंग होता है, थोड़ा सा मेंटल फीलिंग होता है। हमारे सोसाइटी में लोग भी थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई शुगर का दवाई शुरू किया, देखना शुगर कम ना जाए। तो बिल्कुल इनिशियली तो बिल्कुल 1 मंथ, उसके बाद इफ योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर सेटिस्फाइड हैं तो फिर 2 महीने 3 महीने, एक बार अगर आपका स्टेबल आ रहा है शुगर, जो आपको दवाइयाँ शुरू की हैं उससे आपकी शुगर लेवल स्टेबल है, फिर आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है, वो 6 महीने या 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने, ठीक है। मगर हाँ, 3 चीज याद रखिएगा, ABC डायबिटीज की, A आपकी HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कंट्रोल में, B आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए वरना डायबिटीज ऊपर नीचे होगा, एंड C कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होना चाहिए। एक छोटा सा संदेश हम आपसे चाहेंगे सर कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, प्लस हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस ठंड के मौसम में वो कैसे अपना ख्याल रखें, खास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। यस, डायबिटीज पेशेंट से मैं अनुरोध करूंगा कि जब आप रात में सोने जाते हैं, है ना, जिस तरह से हम लोग अपने हाथों को साफ करते हैं, हाथों को चेक करते हैं, उस तरह से अपने पैरों को ना भूलें। अच्छा। बिल्कुल पैर धो के उसको बिल्कुल चेक करें, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज बहुत दिन से अनकंट्रोल थी तो हो सकता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, वो जो नसें जो काम करना धीरे धीरे बंद करती हैं वो, उस एस्पेक्ट में अगर आपके पैर सूख गए हैं या पैरों में छाले पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्रीम वीम नहीं लगा के उसको सॉफ्ट नहीं रखें या आप तेल नहीं लगाएं बहुत दिनों से, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ छाले पड़ रहे हैं, ठीक है ना, जो बाद में जाके डायबिटिक अल्सर बन सकते हैं और फिर उन्हें बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। तो कृपया करके उसे जरूर चेक करें, जैसे आप हाथों को साफ करते हैं वैसे पैरों को साफ करना ना भूलें। जी सर, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि मधुमेह बीमारी के ख़तरे को देखते हुए ज़्यादा सावधानी से काम लें और डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करें। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस
लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की समस्या इन दिनों तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर की समस्या सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर विकास सिंह से हाइपरटेंशन के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आंखें में। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के विषय में और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास सिंह। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनसे हाइपरटेंशन के विषय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये हाइपरटेंशन है क्या। आमतौर पर आम भाषा में जो लेमन लैंग्वेज उसमें हम इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, है क्या ये हाइपरटेंशन? आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो आज के दिन की एक बहुत कॉमन समस्या है ब्लड प्रेशर। पहले तो इसको समझना होगा। दूसरा कि ब्लड प्रेशर का एक नियमित या नियत वैल्यू है। एक बार आपकी वैल्यूज ऊपर की, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर 140 से ज्यादा रहने लगे और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये नीचे की जो वैल्यू है वो अगर 90 से ज्यादा रहने लगे तो इसी को हम आम बोलचाल की भाषा में उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। में हम ये देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा मरीज जो है, जो आपके पास आते हैं या जो नहीं भी आते हैं, आमतौर पर उन्हें भी हाइपरटेंशन होता है। तो क्या कारण है कि लोगों में अवेयरनेस की इतनी कमी है और लोग समझ नहीं पाते हैं? कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है या कोई लक्षण नहीं दिखाता लोगों में। अच्छा। तो शायद इस वजह से लोग जरूरी नहीं समझते कि अपने डॉक्टर से जाकर के मिले। और दूसरी बात, ये समस्या केवल यहाँ की नहीं है, बिहार की या इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया की जो स्टडीज हुई है ना, उनमें देखा गया है कि अमूमन अगर 7 लोगों की हम बात करें जिनको ब्लड प्रेशर है, तो केवल 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है। 4 लोगों को पता ही नहीं कि उनको बीपी है, और जिनको पता है उसमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जो दवाइयां लेते नहीं पता होने के बावजूद। अच्छा। और अल्टीमेटली 7 में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकल करके आता है जिसको पता है कि उसको ब्लड प्रेशर है, वो दवाई भी ले रहा और उसका बीपी कंट्रोल में है। तो एक बहुत बड़ा गैप है, जो नंबर्स हमारे पास परेशानी वाली हैं और जिनको रियली में समाधान हम कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि ये नंबर्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं आजकल, इतना कॉमन क्यों हो गए। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर ब्लड प्रेशर किसी को होता क्यों है। ज्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर इसेंशियल होता है या उसकी कोई एक वजह नहीं मानी जाती। तो आपकी जेनेटिक बनावट कैसी है, आपको माँ बाप से किस तरह की जीन्स मिली है वो, और आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर के संभावना कितनी ज्यादा है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक नियत वजह होती है, कोई डेफिनेट वजह होती है, चाहे वो थायराइड की गड़बड़ी से हो जाए या किसी को किडनी की गड़बड़ी से हो जाए। तो ज्यादातर लोगों में इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जिसकी कोई वजह नहीं होती। आजकल कम उम्र में बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है और उसकी एक वजह तो अत्यधिक तनाव है। हर बीमारी अपने लक्षण बताती है और जिसे शायद हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर कुछ बेसिक जो रीज़न है जो लक्षण है जो उभर कर सामने आते हैं, वो क्या है जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि अब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या अब हम उक्त रक्तचाप की तरफ बढ़ रहे हैं? तो हर हमेशा लक्षण के आधार पे ये कह पाना मुश्किल होगा कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और यही एक वजह है कि हाइपरटेंशन को आप साइलेंट किलर भी कहते हैं। मतलब कई बार बिना परेशानी दिए हुए ये आपको मौत की ओर ले जाती है। तो ज्यादातर लोगों में
ये कोई लक्षण नहीं देता, इसलिए और भी जरूरी है कि आप नियमित अंतराल पे अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहें। हाँ, कुछ लोगों में जरूर लक्षण मिलते हैं, जैसे सिर का भारी हो जाना। लोग बताते हैं कि सिर बराबर भारी रह रहा है, सिर में दर्द रह रहा है, या चलने फिरने पे अगर सांस की तकलीफ होने लगे, या कई बार पैरों में सूजन उभर करके आने लगे, कई बार नींद आपकी डिस्टर्ब रहने लगती है। तो ये सारी वजहें भी हो सकती हैं जो आप इशारा करती हैं कि शायद ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। और कई बार तो जब आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गई, किसी को फालिस की समस्या या लकवे की समस्या हो गई, तभी जाकर आपको पहली बार पता चलता है कि मुझे ब्लड प्रेशर था। आज तक पता नहीं चला इस बात का। सर, कितने समय पर हमें ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए? अगर कुछ लोग जो 60 से ज़्यादा के हैं, जो वृद्धराज लोग हैं और जो रेगुलर दवाई पे खा रहे हैं, 7 साल 8 साल 10 साल से जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें कितने कितने अंतराल पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर हम में से हर किसी को नपाना। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम में से जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं भी है, उम्र अगर हमारी 30 के ऊपर निकल गई है, तो सालाना एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवाएं। केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं, आजकल दुनिया भर में फोकस है नो योर नंबर्स, कि हम में से हर आदमी को अपना ब्लड शुगर पता होना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। तो ये चीजें हम में से हर किसी के लिए लागू है। सालाना एक बार अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं भी है, तो अब किन्हीं को अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो दवाइयां उसके लिए पहले से ले रहे हैं, तो हर 3 से 6 महीने में जरूर मिले। अब जैसे जाड़ों का समय है, इस समय देखा गया है अमूमन की ब्लड प्रेशर आपके फ्लक्चुएट करते हैं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जो हम यूज करते हैं मशीन, बीपी मशीन जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, तो वो बीपी मशीन से बीपी नापना कितना सही है या कितना गलत है, या उससे जो एक्यूरेसी है वो क्या परफेक्ट आती है, या फिर जो मैनुअल है हमें वही यूज़ करना चाहिए? क्योंकि ऐसा लोगों के दिमाग में है ये एक भ्रम। नहीं, इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन की बात कर रहे हैं, जो आजकल के दिन में घर घर अवेलेबल है और जिसके लिए आपको किसी दूसरे आदमी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। यकीन मानिए, अगर प्रॉपर मशीन हैं आपके पास, ये उतनी ही रिलायबल है, उतनी ही भरोसेमंद है, जितना आप किसी डॉक्टर के चेंबर में उस मरकरी पुराने पारे वाले मशीन से बीपी नपवाते हैं। सारी परेशानी, और ये सवाल लगभग हर दूसरे तीसरे आदमी से सुनने को मिलता है कि सर उससे नहीं नपाना है, वो रीडिंग्स उसकी सही नहीं आती। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट पूरे अमेरिका की बात करें, पूरे यूरोप की बात करें, तो वहाँ अब पारे वाले मशीन नहीं मिलेंगे आपको। वो बैंड है, मरकरी इज बैंड अक्रॉस द ग्लोब नाउ। तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ही बात होती है, और ये मशीन हम शायद इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसमें गड़बड़ी कर जाते हैं। तो वैसे मशीन्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है। अगर आप घर पे बीपी नाप रहे हैं, ध्यान रखिए कि कम से कम 5 मिनट बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हों। बीपी नापते समय किसी से बातें नहीं हो रही हों, आपके दोनों पैर जमीन छू रहे हों, पैर पे पैर चढ़ा हुआ ना हो, बैक सपोर्टेड हो, पीठ आपकी कुर्सी से लगी हुई हो, चाय कॉफी का सेवन आपने पिछले 1 घंटे में नहीं किया हो। तो अगर इतनी सारी चीजें, और जब भी बीपी नापे तो 2 रीडिंग्स तो जरूर लें और उनकी एवरेज की बात करें। तो अगर ये एहतियात आप लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बहुत रिलायबल हैं, आप आंख बंद करके उन पर भरोसा कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फॉलोअप कितना ज़रूरी होता है? हर बीमारी में हम फॉलोअप की चर्चा करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर में अक्सर ये देखा जाता है और हाइपरटेंशन में कि लोग फॉलोअप में नहीं रहते हैं। तो फॉलोअप में रहना कितना ज़रूरी है, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। तो फॉलोअप में होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपनी बीमारी के बारे में पता होना और दवाइयाँ शुरू करना, क्योंकि दवाई लेना पर्याप्त नहीं है। हमने शुरू में आपको एक डेटा बताया था कि अगर 7 लोग हैं ब्लड प्रेशर के शिकार, तो अल्टीमेटली केवल 1 आदमी ऐसा निकल करके आता है जिसको पता भी है कि ब्लड प्रेशर है, जिसकी इलाज भी हो रही और जिसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है। बाकी 6 लोग, भले ही उसमें से कुछ लोग दवाइयाँ ले रहे हों, उनका रिस्क बढ़ा हुआ है, क्योंकि मकसद दवाइयाँ लेना नहीं है, मकसद है प्रॉपर कंट्रोल होना, बीपी नॉर्मल हो। और इसके लिए जब तक आप फॉलोअप में मिलेंगे नहीं, चीजें पता नहीं चलेंगी। कई पेशेंट्स तो ऐसे भी आते जिनको दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए और उनको जानकारी नहीं। तो आप मिलें अपने डॉक्टर से, फॉलोअप के लिए जब भी बुलाया जाए जरूर मिलें, ताकि हम समय रहते साइड इफेक्ट्स पहचान पाए, आपकी ब्लड प्रेशर की बेहतर कंट्रोल हो पाए और आप एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। जी, एक छोटा संदेश हम आपसे चाहेंगे सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे खासकर इस मौसम में हमारे दर्शकों को?
हमारे बुजुर्ग लोग अब थोड़े दिन के लिए, अगर आप घर में रहते हैं, आपका स्वास्थ्य को बहुत नुकसान नहीं होने वाला, घर में ही रहें और धूप निकलने के बाद टहलें। एक संदेश महिलाओं के लिए जरूर होगा। महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं, शायद अपना ख्याल रखना पीछे छोड़ देती हैं। तो आपके लिए एक बात जरूर होगी कि आपके ऊपर ही सारा घर है, इस बात को समझें और अपनी छोटी से छोटी बातें घर वालों से शेयर करें या डॉक्टर से मिलें। कई बार देखा गया है कि महिलाओं में आउटकम्स बुरे बस इसलिए होते क्योंकि वो बहुत लेट पहुंचती हैं डॉक्टर्स के पास। और बच्चों के लिए मेरे ख्याल से एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जो घर बैठे बैठे और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारी हो गई है, ये आदत बचपन से ही बदलनी है। और बच्चों को बहुत प्रमोट करना है कि किसी न किसी तरह के आउटडोर गेम्स में खेलें, लगे, वो बहुत जरूरी, वो आगे की उनकी हेल्दी लाइफ की बुनियाद होगी। जी 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 सर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने, इस समस्या का निवारण करने हेतु अपने आप को आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना भी अति आवश्यक है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।